नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। कल यानी 1 जून 2024 को मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड में प्लांट असिस्टेंट इलेक्ट्रिशियन MPPGCL PA इलेक्ट्रिशियन का एग्ज़ाम हो गया। एक छोटा सा एनालिसिस और रिव्यू देख लेते हैं। जो भी बच्चों का रिस्पॉन्स रहा उसी के अकॉर्डिंग बात करेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी मिले हैं वो भी आपको दिखाएंगे। ओवरऑल पेपर का लेवल कैसा था उस पर भी बात करेंगे। आंसर की फाइनल आती है, ऑफिशियल आंसर की जारी करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्रॉस मैच हो ही जाएगा। और ऑफिशियल आंसर की आएगी तो आपको प्रॉपर सेटअप के साथ पेपर प्रोवाइड करवाएंगे तो पता लग ही जाएगा कि पेपर का लेवल कैसा रहा। दरअसल हम अगर ओवरव्यू बात करें या अभी तक जो बच्चों का रिस्पॉन्स जिस तरह से मिला था उस हिसाब से पेपर सही था, लेकिन लैंग्वेज कहीं ना कहीं बहुत गड़बड़ कर दी, वो ये कह रहे हैं बच्चे। और एक पर्टिकुलर टॉपिक जब उन्होंने उठाया तो एक ही टॉपिक से 10-10, 15-15 क्वेश्चंस उठा लिए जो कि गलत हो गए। यानी मोस्टली बच्चों ने ये बताया कि सेफ्टी वाला जो टॉपिक है उसमें से बहुत क्वेश्चन आए, लगभग 8 से 10 क्वेश्चन थे सेफ्टी में से। इसी तरह से अर्थिंग वाला चैप्टर या अर्थिंग वाला टॉपिक मान लो, तो इसमें से जब क्वेश्चंस की बात आई तो लगभग 15 क्वेश्चन इसमें से बता रहे हैं। अब एक टॉपिक में से 15 क्वेश्चन क्यों लेने भाई, बहुत ऑप्शन है हमारे पास, इतना बड़ा हमारा इलेक्ट्रिकल प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स आता है, तो यार एक क्वेश्चन एक टॉपिक से पूछो, आपको बच्चे की हर लेवल का पता लगे। अब मान लो किसी बच्चे की अर्थिंग स्ट्रॉन्ग है तो वो तो अच्छे से कर गया, और जो बच्चे अर्थिंग में वीक है वो बच्चे पीछे रह गए। एक पर्टिकुलर टॉपिक से जब पेपर आता है तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम होती है। तो ओवरऑल पेपर का मतलब क्वेश्चंस और वो सब ठीक थे, लेकिन एक तो किसी एक पर्टिकुलर से ज़्यादा देना, पर्टिकुलर टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस देना, ये सबसे बड़ा इशू रहा। दूसरा वो आजकल जो टाइम स्लॉट इन्होंने कर दिया है ना, मैंने एक डिटेल से वीडियो भी बनाई थी, आपको शायद याद हो तो, है ना। जुड़े रहा करो प्लीज़, और कम से कम जब आपके टॉपिक से रिलेटेड वीडियो आए तो उसको ज़रूर देखा करो। जैसे कि एग्ज़ाम पैटर्न में कुछ बदलाव हुए हैं, तो एग्ज़ाम पैटर्न वो 24-24 मिनट वाला जो टाइम स्लॉट ये देते हैं, ये बड़ी प्रॉब्लम कर रहा है इस बार, है ना। यहाँ बच्चे बहुत परेशान हुए हैं, टाइम स्लॉट सबसे ज़्यादा ख़राब कर गया। 24 मिनट दी थी और 20 क्वेश्चंस हल करने थे, है ना। क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड था। वैसे कुछ बच्चों का रिस्पॉन्स भी है कि बहुत अच्छा पेपर गया है, उनके हिसाब से जो तैयारी थी उनके हिसाब से अच्छा भी रहा है। कुछ क्वेश्चंस मेरे को मिले हैं जो बच्चों ने भेजे हैं, तो हम उस पर नज़र डालते हैं, फिर हम उस हिसाब से थोड़ा सा और ओवरव्यू देख लेंगे कि पेपर लेवल कैसा था। देखो वैसे तो मैं ये बता दूं कि क्वेश्चन जो याद रहते हैं ना, वो हमेशा वो क्वेश्चन याद रहते हैं जो ईजी होते हैं ना। मैं बोलता भी आया हूँ और शायद आप इस बात से एग्री भी करेंगे, हमेशा क्वेश्चन वही याद रहते हैं जो ईजी होते हैं। तो कुछ क्वेश्चन देखते हैं, फिर इनसे थोड़ा डिसाइड करेंगे कि लैंग्वेज किस तरह की रही होगी। देखो पहला सवाल, PMMC मीटर क्या नापता है? तो पहला उत्तर तो करना था ओनली DC, और उसके बाद में अगर करंट वोल्टेज का ऑप्शन है तो DC की करंट और DC की वोल्टेज दोनों के लिए, क्योंकि मीटर वोल्ट मीटर है कि एम्पीयर मीटर दिया नहीं। हालांकि ये क्वेश्चन हमने भी पूछा था आपसे, राइट। अगर आप टॉपिक वाइज वाली हमारी क्लास अटेंड करके गए होंगे तो उसमें हमने PMMC का सेम क्वेश्चन दिया था, राइट। फिर कह रहे गुरुजी AC सप्लाई कौन मापता है? ऐसा भी क्वेश्चन था। PMMC और MI ऑप्शन में थे और तीसरा ऑप्शन और था। देखो माय डियर, अगर इंडक्शन ऑप्शन था तब तो ये करेंगे, ठीक है। AC DC दोनों के लिए अगर आ जाता तब MI करते, क्योंकि केवल AC का पूछ रहे हैं ना यहाँ पर, इसलिए इंडक्शन वाला ज़्यादा आपका बेटर ऑप्शन रहेगा। और प्रॉपर देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज कई बार बच्चे को भी नहीं बनती है, हम मान सकते हैं। एक तो पेपर की वो सिचुएशन, वो प्रेशर झेल कर आया होता है, फिर क्वेश्चंस को याद करना तो प्रॉपर लैंग्वेज में याद नहीं रहता। मैं तो बढ़िया मानता हूँ बच्चे इतने क्वेश्चन याद करके आ जाते हैं या याद रह जाते हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। नहीं तो एग्ज़ाम हॉल का वो प्रेशर, फिर पेपर अगर थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया तो बच्चे की वैसे हालत आप समझ सकते हो। देखो क्वेश्चन उसके बाद में कह रहा है कि किस सेल को चार्जिंग में पल्स दी जाती है? पल्स चार्जिंग सेल की एक विधि है चार्ज करने की, जो कि लिथियम आयन बैटरी के लिए मोस्ट सूटेबल मानी गई है, और इसे फास्ट चार्ज करने का एक मेथड अपनाया गया है। पल्स चार्जिंग मेथड नाम से होती है ये विधि, हम पढ़ाते भी है, कोई दिक्कत नहीं है। शायद बच्चे जो जुड़े हुए वो करके भी आए होंगे, है ना, राइट। इस बच्चे ने शायद नहीं लिखा। एक और क्वेश्चन आया था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाला, कि मतलब इससे कौन सा सेल होता है, राइट। ये क्वेश्चन आया था कि नहीं, बताना जरूर। माय डियर 2021 में जब वाइट बोर्ड पर आपको सेल बैटरी पढ़ाया था ना, उसी दौरान एक सेल पढ़ाया था जिसका नाम था फ्यूल सेल।
ये इसी का ही तो क्वेश्चन पूछा है। अब अगर आपके पास ये क्वेश्चन अच्छे से नहीं है, ये क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ रखा, तो मेहनत करने की ज़रूरत है। फ्यूल सेल पर पूरी डिटेल से मैंने आपको पढ़ाया हुआ था, तो शायद गलत नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन बच्चे ने व्हाट्सएप पे भेजा था डायरेक्ट लिख करके। इस बच्चे ने सारे इतने एक पेज पर लिख कर भेज दिए, तो मैं क्या इस वाली मेहनत का है ना, देखो बच्चे ने मेहनत की है तो अप्रिसिएट बनता है, इसलिए मैं ये क्वेश्चन लाया हूँ। तो इसका लिथियम आयन करना था, और वो वह जो उसका उत्तर आता आपका फ्यूल सेल, हिंदी में ईंधन सेल उत्तर होता। उसके बाद में 3, 6, 9 ओम के 3 प्रतिरोध समांतर में है, और एक 10 ओम का इनके सीरीज में है। टोटल रेजिस्टेंस पूछा है, तो देखो 3, 6 और 9, पहले इनका निकाल लो। आई थिंक इनका 2 ओम आएगा, राइट। देख लेना जितने भी आ रहा हो, फिर 10 ओम वाले के साथ उसे जोड़ देना, जैसे 12 ओम हो गया। बस डायग्राम बना करके बताऊँ क्या। वो ये कह रहा है कि 3 से रेजिस्टेंस ऐसे पैरेलल में जुड़े हुए हैं, और एक रेजिस्टेंस इनके सीरीज में यहाँ पर लगा हुआ है, तो कोई समस्या नहीं है। ये लो, ये क्वेश्चन तो किसी का गलत होगा ही नहीं। कंपटीशन एग्जाम वाले बच्चों के हिसाब से ये क्वेश्चन गलत होगा नहीं, इसलिए ज़्यादा डिटेल से भी हम इसको बताने की ज़रूरत है नहीं। अगर डिटेल से करना है तो 1/3 + 1/6 + 1/9 पहले पैरेलल में हल करना, फिर आप उसका उत्तर निकाल करके 10 के साथ जोड़ देना, आ जाएगा। कमेंट करके बता देना कितना आ रहा है एक्चुअल उत्तर। और सिलिकॉन में गैलियम मिलाने पर कौन सा पदार्थ बनेगा। देखो इंडियम, गैलियम, बोरोन, ये सारी की सारी 3 संयोजकता वाली अशुद्धि है, और 3 संयोजकता की अशुद्धि की डोपिंग कराते हैं तो पी टाइप पदार्थ बनता है, राइट। इलेक्ट्रॉनिक्स में से क्वेश्चन दिए हैं, सेमीकंडक्टर में से दिए हैं, और आपको बताया भी था कि ये सेमीकंडक्टर में से क्वेश्चन आपको देंगे, तो अच्छे से पढ़ जाना। उम्मीद कर रहा हूँ पढ़ कर गए भी होंगे। इंडियम किस प्रकार की डोपिंग में आता है। देखो इंडियम, गैलियम, बोरोन, ये तीनों 3 संयोजकता अशुद्धि में आते हैं, पहली चीज़ तो ये है। और अगर दाता और स्वीकारक है तो अपन इसको स्वीकारक परमाणु की कैटेगरी में रखते हैं, ये ध्यान रखना। और अगर वैसे ग्रुपिंग से पूछा होगा तो ये 3rd ग्रुप में आता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तीसरे ग्रुप से शामिल है ये वाला, उत्तर याद रख लेना। बढ़िया ही थे मेरे हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे। देखो ये जो क्वेश्चन है ये तो ठीक है, और मुझे लगता है आसान से इतने ही थे जो इस बच्चे को याद रह गए, नहीं तो भाई हालत ख़राब हो जाती है। और कई बच्चों का रिस्पॉन्स आया भी था, उनके हिसाब से पेपर सही नहीं था। आप ज़रूर बताना आपका कैसा रहा है ना। ट्रांजिस्टर ओसिलेटर की तरह किस क्षेत्र में कार्य करता है, तो एक्टिव रीजन में जब होता है तो ओसिलेटर की तरह बिहेव करता है, ठीक है, एक्टिव क्षेत्र करना। अर्थिंग में कौन सी धातु होती है, वो कह रहा है सर तांबा था ऑप्शन में, तो ठीक है तांबा करेंगे, क्योंकि अर्थिंग में प्लेट वगैरह का पूछा नहीं इसने, कोई बात नहीं। सेकंड ऑप्शन जीआई का अगर आए तो भी ध्यान रखना, राइट। और किस किस को वो मोटाई वाला याद है वो भी बताना। अर्थिंग प्लेट की मोटाई की कितनी होगी जब वो जीआई की हो, और कितनी होगी जब वो कॉपर की हो, ये क्वेश्चन याद रखा करो। अर्थिंग के लिए हरे तार को प्राथमिकता क्यों देते हैं, क्योंकि वो ग्राउंड से जुड़ा हुआ होता है, ग्राउंड से रिलेटेड है, इसलिए हम मानते हैं। अर्थिंग की प्रतिरोधकता किस बात पर निर्भर करती है, ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा गया। ऑप्शन दिए थे सब स्टेशन की दूरी, प्लेटों की लंबाई, मिट्टी पर और तापमान पर। तो देखो रेजिस्टिविटी मिट्टी से बहुत हद तक प्रभावित होती है, ठीक है ना। अर्थिंग की प्रतिरोधकता ऑप्शन के हिसाब से मिट्टी ही करेंगे, यही ऑप्शन आपको करना चाहिए था, ज़्यादा सही माना जाएगा। और कोई वैसे ज़्यादा लंबा चौड़ा ऑप्शन था नहीं। हालांकि प्लेटों का क्षेत्रफल और वो कभी कभार दे देना, तो वो अपन ने घटाने के लिए इस्तेमाल विधि कई बार अपनाई ज़रूर है। उसके बाद में रिएक्टेंस की इकाई पूछी है, चाहे इंडक्टिव रिएक्टेंस हो चाहे कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो, ओम इकाई होती है भैया, इसमें क्या सोचना है ना, ओम इकाई होगी। एमएमएफ की इकाई, मैग्नेटोमोटिव फोर्स की इकाई पूछा है, तो पहला तो एम्पीयर टर्न कर दिया करो, और एम्पीयर टर्न नहीं हो तो इसमें एक और ऑप्शन होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, गिलबर्ट, वो कोई बात नहीं, इतना डिटेल से पूछते हैं। वर्कशॉप में कार्य करते समय कर्मचारियों को सावधानी, गुरुजी 5 से 8 प्रश्न थे इसमें से। हालांकि सेफ्टी प्रैक्टिस वर्कशॉप अच्छे से पढ़ा हुआ है, किसी को कोई दिक्कत नहीं थी शायद। और जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए, लेटेस्ट आपको डिजिटल बोर्ड पे करवाया भाई, जो ये नया बैच दिया था उसमें नई क्लासेज ऐड करवाई थी और सबके कोर्स में ऐड करवाई थी, तो फिर इस क्वेश्चनों में तो कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए थी। उसके बाद में R = V/I से कोई सवाल था तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वोल्टेज और करंट की वैल्यू दे रखी होगी, सीधा उत्तर निकालना था तो कोई इश्यू आएगा नहीं। फ्लक्स कमज़ोर होने पर डीसी मोटर की गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो गति में वृद्धि होगी, राइट। फ्लक्स घटेगा, कमज़ोर होने का मतलब क्या, घटेगा ही मानेंगे ना,
तो मोटर की गति जो है वो बढ़ेगी। और लैंप फ्लिकर कर रहा है, टिमटिमा रहा है। क्यों टिमटिमा रहा है भैया? कौन सा लैंप है ये नहीं बताया, राइट। तो सप्लाई वोल्टेज सही नहीं है, यही ऑप्शन में है। और तो दूसरा तो बल्ब की रेटिंग गलत है, वो ऑप्शन है। तो सप्लाई वोल्टेज में फ्लक्चुएशन के कारण लैंप हमारा फ्लिकर करेगा, ये वाला ऑप्शन ही शायद ज़्यादा बेटर रहेगा। हालांकि इसमें 2 ऑप्शन और क्या थे वो भी थोड़ा देखने से आपका उत्तर हो जाएगा। सीरीज जनरेटर का उपयोग क्या है? डीसी सीरीज जनरेटर तो मोस्टली बूस्टर ही करोगे ना, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में बूस्टर के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जहाँ कहीं भी वोल्टेज ड्रॉप हो गया उसको मेकअप करने के लिए। और डीसी मशीन का उपयोग कहाँ करेंगे? तो डीसी मशीन कौन सी थी ये तो बताया नहीं, अलग अलग है। सीरीज मोटर है तो हाई स्टार्टिंग टॉर्क ट्रैक्शन जॉब में, शंट मोटर है तो मशीन टूल में, क्यूमुलेटिव कंपाउंड है तो एलिवेटर और उसमें बहुत अच्छे से। यूनिवर्सल मोटर का इस्तेमाल किस में करते हैं? कह रहे हैं गुरुजी रोबोट ऑप्शन में था, तो रोबोट कर सकते हो। बाकी ब्रेकर की कॉइल चार्जिंग की जो मोटर होती है वो भी यही होती है, वैक्यूम क्लीनर, फूड मिक्सर और पोर्टेबल ड्रिल और सब है। अल्टरनेटर की आवृत्ति किस बात पर प्रभावित होगी, किससे बदलेगी? तो फ्रिक्वेंसी बराबर Pn/120, तो पोल और गति इन दोनों से प्रभावित होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गए देखो आपके यहाँ पर 16, और एक वो मैंने एक्स्ट्रा बता दिया फ्यूल सेल वाला। तो अभी तक अगर क्वेश्चन को देखें तो ठीक है, कोई ज़्यादा लंबे चौड़े क्वेश्चन लगे नहीं कि यहाँ कोई अलग आया है क्या। और वैसे देखो 50% के आसपास तो मैं मानता हूँ कि ओवरऑल पेपर जो है वो हमेशा ऐसा होता है कि हर बच्चा उसे कर सकता है, और 10% ऐसा होता है जो किसी बच्चे का सही हो ही नहीं सकता। 5-7% ऐसा होता है जो बच्चे से आते हुए गलतियां हो जाती है, कोई बच्चा किसी उत्तर को गलत कर बैठता है, कोई बच्चा किसी दूसरे उत्तर को गलत कर बैठता है, तो 5-7% ऐसे चला जाता है। मेन 20-25% वो बीच वाला पोर्शन होता है जिसमें अगर कर गए तो नैया पार, और नहीं तो फिर अटक गए। देखो इम्पीडेंस का फॉर्मूला R² + XL² से कोई एक सवाल था, क्या है, अब कोई न्यूमेरिकल आया है कि फॉर्मूला पूछा है या जो भी वैल्यूएशन का पूछा होगा। पतली धातु चादर काटने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं माय डियर? इसके लिए स्निप आती है, और एक होती है बेंट स्निप जो वक्राकार धातु काटनी हो उसके लिए काम में लेते हैं। स्निप 2 तरह की होती है। ये अच्छा क्वेश्चन था, वैसे मैंने करवा रखा है, राइट। फॉर्म फैक्टर का फॉर्मूला पूछा है, बच्चे ने लिख भी दिया, इसका मतलब ये सही करके आया है। आपका भी सही होगा, RMS मान और औसत मान। और ये नहीं हो तो आजकल दूसरा ऑप्शन आने लग गया है, कौन सा? इफेक्टिव वैल्यू और मीन वैल्यू। RMS का दूसरा नाम इफेक्टिव है, और औसत मान को माध्य मान भी बोलते हैं, और माध्य को इंग्लिश में इफेक्टिव वैल्यू है, मीन वैल्यू बोलते हैं। तो इफेक्टिव और मीन वो ऑप्शन में हो तो वो भी आपका सही होना था, ठीक है ना। बाकी आप करके क्या आए हो वो मुझे ज़रूर बताना। इसमें बच्चे ने नंबर नहीं लगाया, 20 नंबर तो ये बनता। पदार्थ की संरचना P और N से सवाल था, तो ये तो हो ही गया ना शायद, पहले अभी तो आया था शुरू में कुछ क्वेश्चन। सोलेनॉइड हेड में अंदर की दिशा क्या दर्शाता है? अंदर की दिशा है दक्षिणावर्त वामावर्त। वो कोई सवाल पूछ रहा है, किस तरह का क्वेश्चन था, प्रॉपर लैंग्वेज देखते हैं। सोलेनॉइड एक तरह से कॉइल ही हो गई है ना, हेलिकल कॉइल जैसी मान लो। तो उस कॉइल में हेड में अंदर की दिशा का पूछ रहा है, वो मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का कोई सवाल होगा। प्रॉपर लैंग्वेज आएगी तो देखेंगे, आंसर की जल्दी आ जाएगी, चिंता मत करना। ये अब काम टाइम पर करेंगे, 2-3 दिन में ही आ जाएगी, मतलब नेक्स्ट वीक में पूरी संभावना है। विद्युत चुंबक का प्रभाव इनमें से कौन सा है? क्या उत्तर दिया कि चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उसमें कोई आ जाता है मैग्नेट या जो भी है, तो विद्युत चुंबकीय प्रभाव देखने को मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सेल श्रेणी क्रम में जोड़ने से क्या होगा? तो वोल्टेज इंक्रीज होंगे, है ना। सेल सीरीज में जोड़ेंगे तो वोल्टेज के मान में वृद्धि होगी। सिंक्रोनस मोटर पावर फैक्टर कैसे बढ़ाती है? हम उसको एक्साइटेशन में वृद्धि करके बढ़ाते हैं, या यूँ कहें कि ओवर एक्साइट करके बढ़ाते हैं, या यूँ कहें कि फील्ड एक्साइटेशन बढ़ाने से बढ़ाती है। और 3 फेज मोटर में विद्युतीय डिग्री कितनी है? तो 120 डिग्री। और एनोड इलेक्ट्रॉन को क्यों त्यागता है? इसलिए त्यागता है कि वो नेगेटिवली चार्ज है, इसलिए त्यागता है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता होती है। और हमारे पास क्या एक थ्योरी होती है कि कोई भी चीज़ हमेशा अधिक से कम की ओर ही जाती है, चाहे ऊष्मा का स्थानांतरण हो, चाहे पोटेंशियल का ट्रांसफ़र हो, चाहे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो, अधिकता से कमी की ओर ही जाते हैं। तो एनोड के पास हम मानते हैं कि अधिकता होती है तो वो त्याग करता है, ठीक है। इतने ही थे बस, ये 25-26 क्वेश्चन हो गए।
अब देखो इन क्वेश्चंस के हिसाब से लेवल आपको कैसा लग रहा है ज़रूर बता देना, और कोई और क्वेश्चन रह गए हो तो ज़रूर बताना, और आपका ओवरऑल पेपर कैसा रहा बता दीजिएगा। इस वीडियो को हो सके तो लाइक कर दीजिए, चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपके लिए हमारा ऐप अवेलेबल है, उसे भी ज्वाइन कीजिएगा। बहुत धन्यवाद।